नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके क्लास 7th सिविक्स की एनसीईआरटी, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड। दोस्तों, आज हम लोग इसका नवा अध्याय देखने वाले हैं। इससे पहले कि हमने 8 अध्याय डिस्कस कर लिए हैं, उसके वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। ये पुरानी एनसीईआरटी में 8 चैप्टर था, नई एनसीईआरटी में ये नवा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बाजार में एक कमीज। बाजार में एक कमीज। इससे पहले हमने हमारे आसपास के बाज़ारों पे चर्चा की कि वहाँ पे कैसे हमारी सारी ज़रूरतों की चीज़ें हमको मिल जाती हैं। और इस अध्याय में हम एक कमीज़ की कहानी पढ़ेंगे। और ये कहानी हमें बताती है कि कैसे कपास से, जहाँ से कपास से लेके उसकी कमीज बनने तक की पूरी कहानी इसमें है दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान है, स्वप्ना नाम है उसका। कुरनूल में, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उसकी एक छोटी किसान है, यानी कि उसके पास थोड़ी सी खेती है जिस पे वो कपास उगाती है। तो कपास उगाने के लिए उसके बीज और कीटनाशक के लिए वो जो एक स्थानीय व्यापारी है उससे उसको कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि कपास की खेती में काफ़ी खर्चा आता है। तो उसको लेके कपास उगाती है और कपास उगाने के बाद उसकी जो फलियां चटकने लगती हैं, कपास निकलने लगती है, तो उसकी वो रुई इकट्ठा करके लेके वही स्थानीय व्यापारी के पास जाती है और उसको बेचती है। अब मार्केट भी है उसके यहाँ, बड़ी मार्केट, लेकिन उसमें वो नहीं जाती है, क्योंकि जब उसने उस व्यापारी से कर्ज लिया होता है तो वो शर्त पे कर्ज देता है कि तुमको अपना माल मुझे ही बेचना पड़ेगा। तो चूँकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसलिए उसने उसकी शर्त मानी थी। फिर वो उसको जो कीमत देता है तो उसको, स्वप्ना को लगता है कि ये कीमत जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है, लेकिन अब वो व्यापारी कहता है कि मैं तुम्हें ज़्यादा दे रहा हूँ और कहीं जाती तो इतनी भी नहीं मिलती। जो उसको उसकी बात माननी पड़ती है। उसको पता है कि अगर वो 1500 रुपये कुंटल पे ख़रीदता है और उसको पता है कि 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है कपास मेन मार्केट में, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है और वो मजबूरी में, क्योंकि मजबूरी में बेचती है ना, क्योंकि वो उस पर स्थानीय व्यापारी हैं, उस पर वो डिपेंडेंट है। क्योंकि जब उसके यहाँ सिर्फ फसल बोने के लिए ही नहीं, घर में अगर कोई दिक्कत है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, फीस के लिए भी पैसा चाहिए होता है, तो उससे वो कर्जा लेती है। और फिर जब काम नहीं होता है ना, जब खेती का काम नहीं है, तो उस समय भी ज़रूरतें पूरी हो सकें जीवित रहने के लिए, भोजन के लिए, तो उनको फिर कर्ज लेना पड़ता है। तो इसीलिए उसको उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पे पूरा एक कपास से कमीज तक का पूरा डायग्राम दे रखा है। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। फिर पहले वो उससे स्वप्ना से ख़रीदता है, उसके बाद वो कपास मंडी में व्यापारी बेच देता है। फिर जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं और जिनिंग मिलें कपास के बीज हटाती हैं और हटाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। जिनिंग मिलें ये वो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे जो कपास से उसके बीज हटाए जाते हैं। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। फिर सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। फिर सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। फिर वो व्यापारी लोग उसको बुनकरों को देते हैं सूत, और फिर बुनकर उसका कपड़ा बनाते हैं। अब यहाँ पे इरोड का कपड़ा बाजार, उसका विवरण दे रखा है। ये तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। ये संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है और इसमें कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। और इसमें जो आसपास के गांव के बुनकर हैं, वो लोग यहाँ पे अपना कपड़ा
बेचने के लिए आते हैं। कपड़ा जो इस कपड़े को खरीदते हैं व्यापारी उनके कार्यालय में, वो लोग इसको ले लेते हैं। और यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो क्या करते हैं, वो सूत खरीदते हैं और वो बुनकरों को देते हैं सूत, और उन्हें कैसा कपड़ा बनाना है ये बता देते हैं कि आपको ऐसा कपड़ा बनाना है, और वैसा ही कपड़ा ये बुनकर उनको बना के देते हैं। तो इसको यहाँ देखिए रोड की एक दुकान दिखाई गई है जहाँ पे कपड़ा बेचा जा रहा है, और यहाँ पे ये लोग हैं जो अपना कपड़ा बेचने की तैयारी में, बुनकर हैं जो अपना कपड़ा बेचने की तैयारी में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे दादन व्यवस्था द्वारा घर पर ही कपड़ा तैयार करना। दादन व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि जो व्यापारी होते हैं वो बुनकरों को सूत दे देते हैं और उनको बता देते हैं कि आपको ऐसा कपड़ा तैयार करना है, और जो बुनकर हैं वो उसको कपड़ा बुन के व्यापारी को देते हैं। इससे बुनकरों को दो लाभ होते हैं, एक तो उनको जो है कि सूत नहीं खरीदना पड़ता, और दूसरा फिर उसको अपने माल के बेचने के लिए कोई व्यापारी नहीं ढूंढना पड़ता, मतलब उनको निश्चित है कि वो सामान वो खरीद लेगा तो उसको देना पड़ता है। तो ये दो फायदे होते हैं। पर इसमें दिक्कत ये आती है कि जो बुनकर हैं, जो छोटे बुनकर हैं, उनको जो ये करघा जिससे बुनते हैं कपड़े, करघा खरीदने के लिए इनको ऋण लेना पड़ता है, क्योंकि उसकी कीमत जो है 20,000 रुपये एक करघे की है। अगर एक छोटा बुनकर भी है उसको 2 करघे खरीदने तो उसको 40,000 रुपये जुटाने पड़ते हैं खुद से। तो ये तो बहुत बड़ी रकम होती है, तो इसमें उनको दिक्कत आती है और वो ऋणग्रस्तता का शिकार हो जाते हैं। और चूँकि जो व्यापारी हैं वो कपड़ा देते हैं, सूत देते हैं बुनकरों को, और बुनकर उनको उनके कपड़ा देते हैं, तो वो उनको उसका उचित मूल्य नहीं दे पाते हैं, नहीं मिल पाता है उनको। और इसके लिए जो बुनकर हैं उनको काफ़ी टाइम काम करना पड़ता है, एक व्यक्ति नहीं लगता है इसमें। तो वो लोग घर के जितने भी वयस्क लोग हैं वो मिलके काम करते हैं, 12-12 घंटे एक दिन में काम करना पड़ता है। तो उनकी जो मेहनत है उसके अकॉर्डिंग इनको मूल्य नहीं मिल पाता है, और इतनी मेहनत के बाद भी वो मुश्किल से महीने का 3500 रुपये ही कमा पाते हैं, एक महीने का 3500। और उन्होंने जबकि जब करघा वर्घा खरीदने में ही 40,000 20,000 खर्च कर रखे होते हैं। तो इस टाइप से, और फिर जब काम नहीं होता तो उनके सामने जैसे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इस तरह से बुनकरों का नुकसान होता है। इसी व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें व्यापारी अपना सूत देता है और जो बुनकर है उनको कपड़ा बुन के देते हैं उन्हीं को। तो बुनकर सहकारी संस्थाएं ऐसी ही समस्या है दादन व्यवस्था में, जो बुनकरों का शोषण हो रहा है, मतलब उनके पास मजबूरी है कि उनको उन्हीं बुनकरों को जितना वो पैसे दे रहे हैं उतने में ही उनको बुन के देना है। उससे निपटने के लिए ये ऐसे कुछ सहकारी संस्थाएं हैं जो व्यापारियों जो उनको हैं बुनकरों को ऋण देती हैं, और कि वो अपना खुद का सूत ला के बुन सकें, और फिर उनका सामान भी वो लोग उचित मूल्य पे खरीद लेती हैं। तो ये सहकारी संस्थाएं होती हैं। और भी जो स्कूलों में बच्चों को ड्रेस वगैरह बांटी जाती है उसके लिए सरकार इनसे खरीद लेती है। तो इनके पास मतलब बेचने का भी एक स्थान है, और अपना खुद कर सकें, खुद अपना सूत खरीद के ला सकें, इसके लिए यहाँ से इनको ऋण की व्यवस्था है। तो ऐसे में जो व्यापारी लोग इनका शोषण करते थे वो चीज़ें ख़त्म करने में यहाँ पे हेल्प होती है बुनकर सहकारी समितियों से। ये दिल्ली के निकट एक वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। अब जो इरोड के कपड़ा व्यापारी हैं वो ये जो वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने हैं, है ना, जो उनको अपना कपड़ा आके बेचते हैं। तो ये जो कारखाने हैं यहाँ पे उनकी कमीज़ें तैयार की जाती हैं। हम लोग कमीज़ की ही कहानी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी कमीज़ें तैयार की जाती हैं, और फिर ये लोग इन कमीज़ों को निर्यात करते हैं, यानी कि बेचते हैं। इसमें इनके जो खरीदने वाले ग्राहकों में कुछ अमेरिका के, यूरोप के ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी हैं जो अपनी दुकानों की, स्टोर्स की एक लंबी श्रृंखला चलाते हैं। और फिर ये लोग जो
ये निर्यात करने वाले कारखाने हैं, इनके ऊपर शर्त रखते हैं कि आपको इतने टाइम पे अपना सामान पहुंचाना है, इतने रेट पे ही खरीदेंगे हम, और ऐसी क्वालिटी का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो लोग उस पर करते हैं। तो ये जो दबाव बनाते हैं ये लोग अपने निर्यात करने वाले कारखानों के ऊपर, क्योंकि ये बड़े मात्रा में चीज़ें खरीदते हैं तो कारखाने वाले लोग भी इनकी शर्तें मान लेते हैं, और उसको पूरा करने के लिए फिर वही अंत में आ जाता है, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कामगार कारखानों में, उनको भी इसका कम मूल्य मिलता है, उनके मूल्य में उनकी मजदूरी में कटौती होती है, कम श्रमिक दे के हम काम करा लें, क्योंकि लाभ तो उनको भी करवाना है, कारखाने वाले मालिक को भी तो कमाना है लाभ, और उनका नुकसान ना हो, और उनको वो भी संतुष्ट रहें जो उनके ग्राहक हैं, बड़े ग्राहक। तो इसलिए फिर मज़दूरों का यहाँ पे भी शोषण होता है। तो आपने देखा कि कैसे जो बुनकर है, जो मेहनत कर रहा है, मतलब जो मेहनत कर रहा है उसी को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, और जो मीडिएटर है जो कहीं से कहीं पहुँचा रहा है, जैसे व्यापारी ने बुनकर से लाके कारखानों को दे दिया माल, तो उसने भी अच्छा लाभ कमाया उसमें। अब जो कारखाने का मालिक है वो भी बेच रहा है जिन बड़े ग्राहकों को, अमेरिका यूरोप के, तो वो भी बीच में अच्छा लाभ कमाएगा। लेकिन जो यहाँ पे कमीजें बना रहे हैं मजदूर, उनको बहुत ही कम श्रमिक मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप मजदूरों का भुगतान। दर्जी 3000 रुपये प्रति माह, इस्त्री करना प्रेस प्रति पीस 1.5 रुपया है, जांच करना 2000 रुपये प्रति माह, धागे काटना बटन लगाना 1500 रुपये प्रति माह है मजदूरी। अब जब ये कमीज संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंची तब इसकी कीमत क्या है देखिए। क्रय मूल्य क्या है इसका, खरीदी कितने में गई है, 300 रुपये में। भंडारण में इसको कितना लगा है, 200 रुपये। विज्ञापन में इसको कितना लगा, 400 रुपये। और इसमें लाभ कमाएगा वो कितना, 900 रुपये। मतलब 900 रुपये लागत है, 900 रुपये कमाना है, तो इसको बेचेंगे कितना, 9 दूनी 1800 की ये कमीज बिकेगी, 1800 रुपये में बेची जाती है। देखिए $26 रखी गई, यानी कि 1800 रुपये हमारे भारतीय रुपये। तो इसमें जो बेच रहा है वो भी आधा लाभ कमा रहा है, मतलब जितना वो खर्च कर रहा है विज्ञापन में, ऐड करने में, भंडारण में उसके, और उसमें उसका वो दुगने रेट पे बेच रहा है जो ग्राहकों के पास पहुंच रहा है। तो ग्राहकों को भी यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है ना, जो उपभोक्ता वर्ग है उसको भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और जहाँ से ये देखो, जैसे हमने देखा था कि स्वप्ना जो कि कपास पैदा करती है उसको भी कम रेट मिल रहा है, फिर बुनकर जो उसको बना रहा है उसको भी कम मिल रहा है, और फिर जो मजदूर जो कारखाने में काम कर रहा है उसको भी कम मिल रहा है, और फिर उपभोक्ता को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो बीच में ये लोग जो बीच वाले लोग हैं वो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं चीज़ें। हमारे बाज़ार में यही लोग हैं जो लाभ कमाते हैं, बाकी जिसको वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, जो मेहनत कर रहा है उसको लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ जो माध्यम है, जो बीच का काम कर रहा है, जैसे वो व्यापारी था, है ना, जिसने बुनकर से ख़रीदा। पहले वहाँ पे हम स्वप्ना से शुरू करें। स्वप्ना जो थी, जो कि कपास उगा रही थी, उससे जिस व्यापारी ने ख़रीदा उस व्यापारी ने भी अच्छा लाभ कमाया। कम रेट पे स्वप्ना से ख़रीदा कपास और ज़्यादा रेट में मार्केट में बेचा, तो वहाँ उसने लाभ कमा लिया। और उसके बाद जो व्यापारी है बुनकर के पास आया, तो बुनकर ने उसको बुन के दिया, बुनकर को कम पैसा मिला। उसके बाद जो व्यापारी था जिसने कारखानों को बेचा, उसने भी उसमें लाभ कमाया। और जो कारखाने के मजदूर थे उनको कम वेतन मिला, लेकिन जो कारखाने का मालिक था उसने भी लाभ कमाया। और जिन यूरोप और अमेरिका के व्यापारियों को बेचा उसने, उन्होंने भी जब ग्राहक को दिया तो उन्होंने उसका दोगुना लाभ कमाया, तो उन्होंने भी अच्छा खासा लाभ कमाया। अब हम बात करेंगे बाजार और समानता की। इसमें हमने देखा कि जो विदेशी व्यवसायी ने बाजार में सबसे अधिक मुनाफा कमाया, और उसकी तुलना में जो वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा, उसने मध्यम श्रेणी का लाभ कमाया। दूसरी ओर जो वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री
कि कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इस प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली जो छोटी किसान हैं और इरोड के बुनकर ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बेंच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातकों की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते और प्रजातंत्र में सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना। कांता हमने पढ़ा था समानता वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर, याद हो आपको तो। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वो अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे। इसीलिए इतना तो कमा सके कि वो अपने परिवार का सही से भरण पोषण कर पाएँ, तो उनको उनकी मजदूरी, उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। एक और तो बाजार जो है सभी को अपना सामान बेचने और ख़रीदने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन हमने इस चैप्टर में देखा कि किस प्रकार जो निर्भरता है ना, जो गरीबी है, वो गरीबों के शोषण का कारण बनती है। क्योंकि गरीब जो है, जैसे उसमें हमने देखा जो स्वप्ना है वो स्थानीय व्यापारी से ऋण लेने के लिए उस पर निर्भर है, तो और उसके बाद हमने देखा बुनकर जो कि वो खसूत नहीं खरीद सकता है खुद, तो वो भी उस व्यापारी पे निर्भर है। फिर हमने देखा कारखाने में काम करने वाले मजदूर, उनको नौकरी चाहिए, इसलिए वो कारखाने के मालिक के ऊपर निर्भर है। तो ये जो निर्भरता है वो उनके शोषण का कारण बनती है। और जो ये लोग व्यापारी लोग हैं इनका बाजार पे वर्चस्व है, ये क्या है, शक्तिशाली लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, इनके पास पैसे का भी पावर है और भी पावर है, तो ये लोग, इनका बाजार पे आधिपत्य रहता है, कब्जा रहता है, तो इसी कारण से इन गरीबों का शोषण होता है। लेकिन इसके लिए कुछ, जैसे हमने देखा कि बुनकरों की जो बुनकर सहकारी समिति थी, इसी प्रकार से जो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सहकारी समितियां बनाई जाएं जो लोगों को उनके काम में हेल्प करें, ऋण प्रदान कर सकें और उनके उत्पादन को खरीद सकें। तो इस टाइप की चीज़ें, जो निर्भरता कम होगी तो फिर शोषण भी कम होगा और समानता को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे कुछ शब्द संकलन दे रखा है। जिनिंग मिल एक फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों के बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक वह व्यक्ति जो विदेशों से में माल बेचता है। मुनाफा जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि, यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो तो उसे घाटा हो जाता है। तो ये था हमारा 9वां अध्याय, बाजार में एक कमीज। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।